इंतबा भारतीय बोइंग 737 के अगवा की कहानी पाकिस्तान के उर्दू मैगजीन मशरिक में शाया हो चुकी है। क्योंकि ये कार्रवाई जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए की जाने वाली मुख्तलिफ काविशों का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे नौजवान नस्ल तक पहुँचाना ज़रूरी समझते हैं। इसके साथ साथ इदारा ये भी वाज़ेह करता है कि हम किसी भी किस्म के तशद्दुद या अगवा की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। स्याह लंबी दाढ़ी जो चेहरे पर बुरी नहीं लगती थी, मैदे जैसा गोरा चिट्टा रंग और रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, तीखे खदोखाल मगर आंखें छोटी और तेज, लगता है कि बोल रही हूँ। आवाज़ में खनक, बाजू में तड़प और सीने में हिजान। वो मसनूई चमड़े की जैकेट और हल्के ब्राउन रंगी पतलून में मलबूस था और सर पर सब्ज़ रंग की गोल टोपी पहने हुए था। टोपी की पेशानी पर सितारा टंका था जो उनके जज्बात की अक्कासी कर रहा था। अगर वो जाना पहचाना ना होता तो मैं यही समझता कि बरतानवी इस्तबदाद के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाला कोई हिंदी मुजाहिद कब्र से निकल आया है, और अगर उसकी दाढ़ी ना होती तो महसूस होता कि मेरे सामने फ़लस्तीनी गोरीला खड़ा है। लेकिन दरमियानी कद और दुबले पतले जिस्म के इस नौजवान का ताल्लुक़ तहरीक आज़ादी कश्मीर से है, और वो उन 5 सरफरोशों का लीडर है जिन्होंने 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 हाईजैक करके अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ाइलों में दबे हुए मसला कश्मीर को दोबारा ज़िंदा कर दिया था। ये नौजवान भारतीय मुसाफिर तैयारे को 83 मुसाफिरों समेत अगवा करके लाहौर ले आए थे, और अर्ज़े पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान ने उन्हें गिरफ्तार करके जिंदा में डाल दिया था। सैयद अब्दुल हमीद दीवानी और उनके 5 साथी कैद व बंद के 26 महीने और जबर तशद्दुद की अनगिनत घड़ियां गुजार कर 29 अक्टूबर 1978 को मुल्तान जेल से रिहा हुए। उन्होंने असीरी के इब्तदाई 4 माह शाही कले लाहौर में काटे, 13 माह चलास के कले की अंधेरी और गंदी कब्रनुमा कोठरियों में बसर किए, 8 माह कोट लखपत जेल की सलाहों के पीछे रहे और 30 दिन मुल्तान जेल की सोबतें बर्दाश्त की। असीरी के दौरान उन पर जो लर्जा हेज़ तशद्दुद हुआ और जिस तरह उन्हें गैर इंसानी सज़ाएं दी गईं, ये भट्टो दौर के मज़ालिम की एक अलग दास्तान है, और इसे बयान करने और सुनाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। सैयद अब्दुल हमीद दीवानी के बकौल अदालत में ये बात साबित हो चुकी है कि वो और उनके साथी भारतीय जासूस नहीं हैं, बल्कि बदकिस्मत वादी कश्मीर के आज़ादी पसंद सपूत हैं, और ये कि तैयारे का अगवा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, बल्कि जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की एक कड़ी थी। अदालत ने उन्हें सिर्फ पाकिस्तान में बिला पासपोर्ट दाखिल होने के जुर्म में 1 माह की सज़ा दी थी, मगर शाही किले लाहौर और चलास फोर्ट के अक़ूबत खानों में मुसलसल 1.5 साल तक उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके जिस्म दागे गए, उन्हें लाठियों और सलाखों से पीटा गया, फाके में रखा गया और रातों को जगाया जाता रहा, और उन्हें मजबूर किया गया कि वो भारतीय जासूस होने का एतराफ़ करें। सैयद अब्दुल हमीद ने जेल से रिहाई के बाद अपने मौक़िफ़ की वजाहत और मिशन की आगाही के लिए पाकिस्तान के कौमी प्रेस से राब्ते की एक मुहिम का आगाज़ किया। वो आलमी इंसानियत और अहले पाकिस्तान को 75 लाख महकूम और मजबूर कश्मीरियों की बेचैनी और बेबसी और आज़ादी की तड़प के जज्बे से रोशनास कराना चाहते थे, और ये कहना चाहते थे कि बरहमनी इस्तबदाद के शिकार और 10 डिवीज़न भारतीय फ़ौज की संगीनियों के साए में सिसकते और तड़पते हुए कश्मीरियों के लहू का रंग भी सुर्ख है, और आलमी ज़मीर और इंसानी हुकूक के अलम बरदार इस खून का रंग क्यों नहीं पहचानते। 10 सितंबर 1976 वक्त सुबह 8 बजे लाहौर एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से इंडियन एयरलाइंस के मुसाफिर बरदार तैयारा बोइंग 737 के कप्तान ने राब्ता कायम किया और उतरने की इजाज़त मांगी। कंट्रोल टावर पर मुतय्यन अमले ने लैंडिंग की वजह दरियाफ्त की तो कप्तान ने बताया कि वो ईंधन लेना चाहते हैं। जवाब मिला वो इस मकसद के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उतर रहा। इससे कबल के जहाज़ का कप्तान कोई उज़र बयान करता वायरलेस पर एक और आवाज़ उभरी, हम मुजाहिदीन कश्मीर हैं, इस वक्त तैयारे पर हमारा कब्ज़ा है और हमें लीबिया जाने के लिए फ्यूल दरकार है। कंट्रोल टावर के अमले ने फौरी तौर पर हेडक्वार्टर से हिदायत हासिल की और जहाज़ के कप्तान को मुतनब्बे किया कि वो 10,000 फुट की बुलंदी पर आ जाए, और फिर कहा गया कि 5,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करे।
پھر تیسری ہدایت ملی کہ رن وے نمبر 3 پر اترنے کی اجازت ہے۔ طیارے میں عملے سمیت 83 مسافر سوار تھے، جس میں 4 اہم سیاسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ اغوا شدہ بھارتی طیارہ 8:30 بجے صبح لاہور ایئرپورٹ پر بحفاظت اتر آیا اور اس کے ساتھ ہی ہائی جیکرز اور ایئرپورٹ حکام کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ پالم پور دہلی کے ہوائی اڈے سے بمبئی جانے والی اس فلائٹ کو اغوا کرنے والے 6 کشمیری نوجوان تھے، جن کا رہنما دبلا پتلا، چست و چوبند، گورا چٹا اور بارے شخص عبدالحمید دیوانی تھا۔ حریت پسندوں کے پاس خود ساختہ گرینیڈ اور پستول کاربن تھی اور وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور بہت حد تک گوریلا جنگ کے تربیت یافتہ تھے۔ عبدالحمید دیوانی کو ہوا بازی کی تربیت بھی تھی اور ہنگامی حالات میں طیارے کو کنٹرول کر سکتا تھا اور ان کو وائرلیس آپریٹ کا تجربہ بھی تھا۔ کشمیر یونیورسٹی سری نگر سے اسلامیات میں ایم اے کرنے والا یہ جوشیلا نوجوان ابتدا ہی سے محسوس کر رہا تھا کہ کشمیر کے قسمت کا فیصلہ مسلح جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں، اور جب وہ ڈوگرا فوج اور بھارتی سورماؤں کو اپنے ہم وطنوں پر ظلم کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کا یہ احساس اور بھی شدید ہو جاتا تھا۔ ان کے نزدیک کشمیری رہنماؤں کا رویہ مایوس کن تھا، خاص طور پر شیخ عبداللہ کی قیادت مشکوک نظر آتی تھی اور دوسرے لیڈر اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ دیوانی زمانہ طالب علمی میں شیخ عبداللہ اور مولوی محمد فاروق کے پاس طلباء کے وفود لے کر گئے اور ان سے کہا کہ غلامی کی رات طویل ہو گئی ہے، ان اندھیروں کو بانٹنے کے لیے خون کی شمع جلانی ضروری ہے، مگر لیڈروں نے ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ سیاسی رہنماؤں کے رویے سے مایوس ہو کر سید عبدالحمید دیوانی نے اپنے جیسی سوچ رکھنے والے چند نوجوانوں سے رابطہ قائم کیا اور ایک خفیہ تنظیم قائم کر لی۔ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر وادی کے ایک گاؤں بانڈی پورہ کے قریب تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب کشمیریوں کی سرزمین اس کے بیٹوں کے خون سے لالا نار ہو رہی تھی، بلکہ ان کی بیٹیوں کو بے آبرو بھی کیا جا رہا تھا۔ ان واقعات سے عبدالحمید دیوانی اور ان کے ساتھیوں کی آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ بے شمار ایسے واقعات کے نتیجے میں عبدالحمید دیوانی اور اس کے ساتھیوں نے بڑگام پولیس چوکی پر حملہ کر کے وہاں سے اسلحہ لوٹ کر لے آئے، مگر 27 جون 1965 کو گرفتار ہو گئے اور انہیں باغ مہتاب رام باغ سری نگر کے انٹروگیشن ہیڈ کوارٹر میں قید کر دیا گیا۔ یہ عقوبت خانہ حال ہی میں قائم ہوا تھا اور اس کے پہلے اسیر عبدالحمید دیوانی تھے۔ 4 ماہ تک ان پر بے پناہ تشدد ہوا اور بعد میں جموں جیل کے اندر قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ یہاں سے انہیں 18 ماہ بعد اپریل 1967 رہائی نصیب ہوئی۔ عبدالحمید دیوانی ہر وقت بھارت کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف عمل رہا کرتے تھے۔ 1968 کا ذکر ہے کہ عبدالحمید دیوانی نے بھارتی فوج کے ایک کیپٹن شیر سنگھ کو اغوا کر کے ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور ان کی وردی پہن کر خود شیر سنگھ کا روپ دار کر شیر سنگھ کی جگہ جوائن کیا اور 3 سال تک اس یونٹ میں رہے اور اس دوران متعدد تخریبی کاریاں کی، اور وہ گاندھی نگر جموں میں مقیم کیپٹن شیر سنگھ کی بیوی کو ہر ماہ شیر سنگھ کی پوری تنخواہ بھی بھجواتا رہا۔ 3 سال بعد یہ راز کھلا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 4 سال 3 ماہ تک سینٹرل جیل سری نگر میں زیر حراست رکھا۔ یہ کشمیری حریت پسندوں کی خفیہ تنظیم الفتح کے ساتھ شامل تھے۔ الفتح کا ہیڈ کوارٹر سری نگر سے چند میل دور باروسا کے علاقے میں زمین دوز سلون پر مشتمل تھا۔ اس کے اوپر بظاہر پولٹری فارم قائم کیا گیا تھا۔ الفتح کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو وہ روپوش ہو گئے، مگر 2 ماہ بعد پکڑے گئے اور 11 ماہ پابند سلاسل رہے۔ جیل میں ان کی ملاقات پاکستانی قیدیوں سے بھی ہوئی، جن میں 72 سالہ قیدی صوبیدار کالا خان، حمیز خان، مجید خان اور گل زماں کا نام قابل ذکر ہے۔ کشمیری حریت پسند مقبول بٹ کا سری نگر جیل سے فرار انہی دنوں میں ہوا تھا۔ مقبول بٹ نے دیوانی کو بولا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، پر اس نے بولا نہیں، آپ جائیں، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ مقبول کے فرار ہونے کے بعد دیوانی پر ہندوستان حکومت نے ظلم کے پہاڑ توڑے، پر ان کی ہمت اور جرت کو نہیں توڑ سکے۔ عبدالحمید دیوانی
ज़मीनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे कि 2 कश्मीरी नौजवान हाशम और अशरफ भारतीय तैयारा गंगा अगवा करके पाकिस्तान ले गए। इस वाक़े ने नौजवानों को एक जज्बा ताज़ा अता किया और वो महसूस करने लगे कि हथियार उठाने का वक्त आ गया है। गंगा के अगवा और तबाही से अब्दुल हमीद दीवानी को मुसल्लह जदोजहद का नया रास्ता नज़र आया। इससे कबल वो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के जांबाजी के वाक़यात पढ़ा करते थे। उन्होंने सोचा कि भारतीय हुकूमत कश्मीर में होने वाली गोरीला कार्रवाइयों को मंजर आम पर नहीं आने देती और आलमी राय आमा यही समझती है कि वादी में चैन की बांसुरी बज रही है, लिहाजा कोई ऐसा कारनामा अंजाम देना चाहिए जिससे पूरी दुनिया चौंक उठे और आलमी बरादरी जान पाए कि कश्मीरी सो नहीं रहे, जाग रहे हैं और कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं बल्कि 75 लाख कश्मीरियों की सरजमीन है जिसके वारिस सिर्फ कश्मीरी हैं। सैयद अब्दुल हमीद दीवानी ने अक़वाम आलम को चुकाने और अपनी मज़लूमियत वाज़े करने के लिए तैयारा अगवा करने का मंसूबा बनाया और एक रात अपने 2 कमसिन बच्चों और 20 साल की बीवी को खुदा के हवाले करके घर से निकल आए। वो 9 माह तक रोपोश रहे और इस दौरान जान पर खेल जाने वाले इन नौजवानों को ढूंढते रहे जो मादरे वतन की आज़ादी की खातिर बड़े से बड़ा ख़तरा मोल सकते थे। सबसे पहले उनकी मुलाकात कमगो नौजवान अब्दुल रशीद मलिक से हुई। अब्दुल रशीद शोपियों का रहने वाला है। उनकी अपनी टेलरिंग की दुकान है और ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है। अब्दुल रशीद ने ना सिर्फ साथ देने का वादा किया बल्कि वो भी अपना घर बार छोड़कर दीवानी के साथ रोपोश हो गया। अब्दुल रशीद ने उनको सैयद मोहम्मद रफ़ीक, ग़ुलाम नबी, ग़ुलाम रसूल और मोहम्मद अहसन से मिलवाया। मोहम्मद रफ़ीक एफ़ए का तालिब इल्म था। ग़ुलाम नबी, ग़ुलाम रसूल काजी घंड इस्लामाबाद के ज़मींदार थे। साथी जमा हो गए तो असला के हुसूल का मसला दरपेश आया। अब्दुल हमीद दीवानी पहले से ही गोरीला तरबियत याफ्ता नौजवान थे। उनको खुद साख्ता बम बनाने का तजुर्बा भी था। नीज़ उन्होंने खुफिया तरबियत गाह से जहाज़ चलाने की तरबियत भी हासिल की हुई थी, तो वो जहाज़ को चलाने और कंट्रोल करने की महारत भी रखते थे। इन जांबाजों ने किसी तरह एक बंदूक हासिल की जिसे काट कर ऐसा पिस्तौल बनाया गया जो बेवक्त 12 बोर कारतूस, 303 की गोली और पिस्तौल का राउंड फायर कर सकता था। खुद साख्ता हथियार मैसर आ गया तो साथियों ने इतराफ़ के गांव से पुराना एलुमिनियम ख़रीद कर लाया तो उन्होंने कई रोज़ की कोशिश के बाद दस्ती बम तैयार कर लिए और यूं मिशन के एक अहम मरहले की तकमील हुई। इब्तिदा में इनका प्रोग्राम पठानकोट के हवाई अड्डे से तैयारा अगवा करना था। इस मकसद के लिए अब्दुल हमीद दीवानी और उसके 2 साथी फ़ौजी छावनी तक भी पहुंच गए, मगर ऐन वक्त पर उनके दोनों साथी बीमार हो गए और इस मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। इन कश्मीरी नौजवानों के सीने में आग भड़क रही थी और वो किसी ताहीर के बगैर भारतीय इस्तबदाद को चैलेंज करने के लिए बेचैन थे। चुनाचे उन्होंने फ़ैसला किया कि दिल्ली के बैनुल अक़वामी अड्डे पालमपुर पर किस्मत आजमाई जाए। घर वालों से उनका कोई राब्ता नहीं था। हुर्रियत पसंद तंजीम का हेडक्वार्टर भी उनके इरादों से गाफिल था, मगर वतन अजीज़ की मट्टी उनके दिलों की धड़कन सुन रही थी। अब्दुल हमीद दीवानी के जहन में था कि अगर उनका मंसूबा कामयाब हो गया तो वो इसे जमुना ऑपरेशन का नाम देंगे। एक सुबह का जिक्र है कि 6 आज़ादी पसंद नौजवान श्रीनगर से बाजरिया बस जम्मू और फिर पठानकोट पहुँचे। रास्ते में सोचा कि चंडीगढ़ पर रुकें, मगर यहाँ का हवाई अड्डा छोटा था और बात बिगड़ने का अंदेशा था। खैर चंडीगढ़ पहुंचकर हमने एक सिख होटल में क़याम किया। होटल के मालिक सिख ने कहा कि हम यहाँ मुसलमानों के लिए खाना फराहम नहीं कर सकते। हमने कहा खाना हम खुद बना लेंगे, बस आप हमें जगह दे दें। उसने कहा फिर ठीक है और हमें कमरा दिखा दिया। हम कमरे में चले गए। एक छोटा सा स्टोव हमारे साथ था। 1-2 छोटे छोटे बर्तन भी अपने पास रखे थे। चावल सब्जी बाज़ार से लाकर हमने खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। सुबह सवेरे में अपने 2 साथियों को लेकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गया। मेरा ख्याल था कि अगर हमें यहाँ ही कोई शिकार मिल जाए तो हम उसे काबू कर लेंगे।
चुनाचे जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुँचे तो हम एक कैंटीन में गए, चाय मंगवाई तो ऐसा कुछ मुझे लगा जैसे सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आने लगे हैं। जो वहाँ का अमला था मुझसे मुखातिब हुए, आप किधर से आए हैं, कौन हैं? हमने कहा हम इधर से ही आए हैं, हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा यहाँ श्रीनगर से एक फ़्लाइट आती है दिल्ली के लिए, यहाँ से पैसेंजर लेते हैं फिर दिल्ली चली जाती है। तो दिल्ली से भी इसी तरह एक फ़्लाइट श्रीनगर के लिए आती है। तो ये 2 फ़्लाइट्स एक इधर और एक उधर से आती है और इनका टाइम ये है। मैंने कहा ठीक है। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली और वहाँ से चल पड़े। ये लोग भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। बहरहाल मोहम्मद रफ़ीक ने इनको बातों में लगा दिया कि कश्मीर ऐसा है वैसा है, वहाँ फ्रूट, वहाँ ज़ाफ़रान है वगैरह वगैरह। इस दौरान मैं और ग़ुलाम नबी वहाँ से निकल आए। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद रफ़ीक भी हमारे साथ आकर मिल गया। मैंने अपने साथियों को यहाँ हालात बिगड़ने का ख़तरा है, यहाँ कोई भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है क्योंकि एक ही फ़्लाइट है और सख्त चेकिंग भी होगी, इसलिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। अब सवाल ये था कि दिल्ली किस तरह से जाएंगे। इन नौजवानों ने अपने नाम बदल लिए थे। सैयद अब्दुल हमीद दीवानी ने अपना नाम ग़ुलाम मोहम्मद इख्तियार कर लिया और ग़ुलाम नबी सरिंदर नाथ ग़ुलाम रसूल भूषण लाल बन गया था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने ताज होटल में क़याम किया और सफ़र की थकान उतारने के बाद रिहर्सल शुरू कर दी। रिहर्सल का मकसद ये देखना था कि एयरपोर्ट पर हिफाजती और निगरानी के इंतज़ामात कैसे हैं और इन इंतज़ामात की मौजूदगी में असलहा लेकर जहाज़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है।